जागरूक रहें, स्वतंत्र होकर मतदान करें। उधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित पुस्तक वक्फ बिल 2024 रेस्पेक्ट फॉर इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में बहस और विचार विमर्श का एक नया दौर शुरू कर दिया है। मंगलवार को इस पुस्तक का विशेष विमोचन संसद की संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन और वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति भी दिखाई पड़ी। हमारे साथ जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आज ये किताब आपके पास में रखी गई, आपको दिखाया गया है, क्या इस समय इसमें क्या रिपोर्ट आपने इसमें गौर किया? देखिए, ये किताब हमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मिली। इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो पदाधिकारी हैं या इससे जो लोग जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, उसमें आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमारी जो वीमेंस इंटेलेक्चुअल्स मुस्लिम्स हैं उनमें आई थी संख्या, कुछ हमारे एडवोकेट्स आए थे, डॉक्टर्स आए थे, प्रोफेसर। तो ये कम से कम उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेज में प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च करके एक बुकलेट तैयार किया कि ये बुकलेट हम आपको दे रहे हैं। और उन्होंने माना है कि ये रेस्पेक्ट टू इस्लाम है एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम है। तो ये दो चीज़ों में पूरी किताब को ये डिफ़ाइन कर रहा है। अभी मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है, मैं इस किताब को पढ़ूँगा। और इसमें उन्होंने अमेंडमेंट के संबंध में अगर ये माना है कि जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इससे हमारे मुसलमान कम्युनिटी को, क्योंकि सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उससे वक्फ करने वाले वाकिफ़ की मनसा पूरी होगी। इसका फ़ायदा आम मुसलमान को होगा, गरीब को होगा, पसमानदा को होगा, ख़वातीन जो बहनें उनको होगा, बच्चों को होगा। इससे उससे फ़ायदा होगा एजुकेशन में, हेल्थ में, या विडोज को, किसी को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। तो उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने हमको दिया है। तो हम इसको देखेंगे और जेपीसी के सामने भी रखेंगे, और इसमें से जो ऐसे पोर्शन हैं कि हम अपनी रिपोर्ट में उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें तो करेंगे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम देश से रायशुमारी करें। देश के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका है हितधारक हैं, तो ये तो मुस्लिम्स, इनके तो इंटरेस्ट हैं, तो ये हितधारक हैं। तो उनसे जब हम राय ले रहे हैं, चाहे वो उनके समर्थन के व्यूज हों, चाहे सजेशंस हों, चाहे ऑब्जेक्शंस हों, हम सभी वेलकम कर रहे हैं। और जो भी चीज़ भी हम समझेंगे उस पर गौर करके हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हमारी रिपोर्ट सर्वसम्मत से तैयार हो। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और बहुत इंतजार है देश के लोगों को कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो आने वाला है, तो क्या समय लेंगे, तारीख पे तारीख लेंगे, क्या पेश करेंगे? हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हम इसीलिए लगातार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हमने बैठ के किया। लगातार हमारी 8-8 घंटे मैराथन मीटिंग हुई, इसीलिए कि हमें मैंडेट मिला था स्पीकर के कि नेक्स्ट विंटर सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक आपको देना। तो उस दिशा में हमने क्लास बाई क्लास की तैयारी की है। अब अपोजिशन से भी मैं चाहूँगा कि वो सपोर्ट करें, बहिष्कार न करें, जिससे एक एक मतलब जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है उसके क्लाजेज पे डिस्कशन कर सके। नहीं सहमत हैं तो नोट ऑफ डिसेंट दें, नहीं सहमत हैं तो वोटिंग कर लें, लेकिन कम से कम पार्टिसिपेट करें। मेरे हाथ में आप ये किताब देख सकते हैं जिस पर लिखा है वक्फ बिल 2024 रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम्स। ये किताब आज जो है प्रेजेंट की गई है। हमारे साथ में शालिनी अली जी हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, और इनके साथ में और भी लोग हैं। जानते हैं मैम, क्या है इस किताब में खास, और जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस बारे में? मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके का एक विवाद चल रहा है, और ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब भी कोई भी मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि रिफॉर्मेशन के लिए होता है, जो भी कोई भी एक काम को अच्छा करने के लिए होता है, तो उसके सामने विरोधी खड़े होते हैं। वक्फ को लेकर भी वही विरोधी खड़े हुए थे, जो कि पहले ट्रिपल तलाक के टाइम पे खड़े थे, जो 370 के टाइम पे खड़े हुए थे, जो महिला आरक्षण के तरफ पे भी खड़े हुए थे। तो हमने जब मुसलमानों के बीच जाकर, हमने अपने ही कौम में जाकर लोगों से बातचीत करी, वार्ता किया, तो हमने ये देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वक्फ के तहत उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल सकती थी जो कि नहीं मिली हैं। बहुत से ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनकी तालीम पूरी नहीं हो पाई, बहुत से ऐसी विवाहें हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसी बच्ची हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनके पास में कोई संसाधन नहीं होता है, घर में कोई पैसा नहीं होता है। और आपने तो ये भी देखा होगा कि मस्जिदों और दरगाहों के बाहर में आप देखते हैं हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनके ट्राईसाइकिल में कोई ना कोई एनजीओ का नाम लिखा हुआ होता है। तो वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है इतनी सारी ज़मीन के साथ में? कहीं कोई स्कूल खुल रहा है, कहीं कोई मेडिकल
मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कहीं पे कोई स्कूल कॉलेजेस दूसरे तरीके के खुल रही हैं, कोई यतीम खाना खुल रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बहनों के सशक्तिकरण के लिए कोई काम हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं नज़र आया। तो इतने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ रखने का क्या फ़ायदा है, या क्यों उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वक्फ काम नहीं कर पा रहा है? लैंड माफिया जैसा काम है कि लोग आते हैं और ज़मीन हड़प देती है, पारदर्शिता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि वक्फ की किस ज़मीन से कितना आमदनी कितना आ रहा है और उसका प्रयोग कहाँ हो पा रहा है। इन सारे भ्रम को हटाने के लिए ये किताब लिखना बहुत ज़रूरी था, और इस किताब के माध्यम से हम आम जनता तक जाना चाहते हैं कि आप देखिए, पढ़िए और समझिए कि वक्फ बोर्ड का असली काम क्या था और क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से सरकार को एक बार फिर पहल करनी पड़ी है हमारे कौम में जाने की और हमारे कौम के लोगों के लिए कोई अच्छा काम करने की। आप खुद एक मुस्लिम हैं और उसके अलावा बाद में भी आप किताब लिख रही हैं, बहुत विरोध झेलना पड़ेगा हो सकता है बाद में, उसके लिए तैयार है, क्या कहेंगे? शुरू से तैयार रहे हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे वो ट्रिपल तलाक का काम रहा हो, या चाहे वो बहनों की आरक्षण की बात रही हो, चाहे वो 370 का काम रहा हो, तो हम लोगों ने तो शुरू से हमने विरोध देखा है, हमारा विरोध किया गया है। बल्कि इस किताब की जो सोच आई थी वो आई भी इस जगह से थी कि मैं दिल्ली राजधानी में रहती हूँ, जहाँ 70 से 80% मुसलमान रहते हैं, और मेरे खुद के पड़ोसियों ने मुझसे जब पूछा कि आपने पढ़ लिया, आपका क्या ख्याल है, तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या काम किया है वक्फ बोर्ड ने, ये आप मुझे 4 काम बता दीजिए, मैं विरोध करना शुरू कर दूंगी जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में रहते हुए लोगों के विरोध का सामना करती हूँ, पर मैं कभी भी डरी नहीं हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कभी नहीं डरा है, और ना ही जो 3 और ऑथर्स हैं इसमें कभी डरे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा है, जैसे टाइटल ने बोला है, कि जो कुरान में सीख दी गई है उस कुरान की सीख को सही मायने में आगे तक लेकर जाना, कट्टरता की जो एक भावना है उसे दूर करना, और साथ ही साथ में एक जो गिफ्ट दे रहा है सरकार, उस गिफ्ट को लोगों तक पहुंचाना। तो आप सुन रहे थे शालिनी अली जी को, और कैमरामैन अविनाश के साथ में आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा नामांकन दाखिल किया है। रोहन जेटली ने बताया कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कैसे डीडीसीए का कायाकल्प किया, न सिर्फ आर्थिक हालात सुधारे बल्कि डीडीसीए को लाभ भी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो खिलाड़ियों की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर होगा, ताकि दिल्ली के खिलाड़ी भविष्य में रणजी ट्रॉफी समेत कई टूर्नामेंट जीत सकें। रोहन जेटली से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मनोहर केसरी ने।